हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ सेशन से हम लोग लाइव सेशंस नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग डेली एनालिसिस की सीरीज़ कर रहे थे और उसके साथ ही कैसे अगले सेशन को हमको ट्रेड करना है उसके ट्रेड प्लान के साथ बहुत सारी चीज़ों को नई तरीके से हम लोग सीख रहे थे, जैसे मूविंग एवरेज, वॉल्यूम्स, है ना, और प्राइजेक्शन। आज उसी कड़ी में हम लोग प्राइजेक्शन के एक पार्ट को सीखेंगे। एक बात को समझिए, प्राइस में जब भी वॉल्यूम ट्रिगर होते हैं ना, तो वो प्रीवियस रेंज से होते हैं। ठीक है। अब कई लोगों को पिछले दिन से ये डाउट आ रहा है कि प्राइस में हम लोग सिर्फ एक ट्रेड प्लान के साथ बैठे हैं कि सेल ऑन राइज। ठीक है। और ये जो मार्केट है ये सेल ऑन राइज का ही मार्केट है, यकीन मानिए, क्योंकि प्राइस में जब भी कोई अप ट्रेंड की शुरुआत होगी तो प्राइस को वहां से वीक करने की कोशिश की जाएगी। आप लगातार इस चीज को देख पा रहे होंगे। तो अगर आप गौर करें तो पिछले कुछ सेशन से हम लोग सिर्फ एक रेंज को ट्रेड कर रहे हैं। ये जो रेंज है इसी को ट्रेड किया जा रहा है। ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी आज का ये सेशन है आपके लिए। जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, यकीन मानिए शायद ही है कि आपने कभी इन चीज़ों को सीखा हो। ठीक है। तो जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज़ को कोशिश कीजिएगा कहीं नोट डाउन किया जाए, तो आने वाले सेशंस में लाइव मार्केट में आपकी बहुत हेल्प होगी। और सिर्फ प्राइजेक्शन पर इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट शायद ही आप कभी सीख पाएंगे। देखिए, ये रेंज है, इस रेंज में आप देखिए कि ये इसका स्विंग हाई है और ये इसका स्विंग लो है। देख पा रहे हैं, प्राइस ने ना तो इस लेवल के हाई ब्रेक किए एक बार भी, ना ही इस लेवल के लो ब्रेक किए। अच्छा, अब प्रीवियस रेंज जो रहती है वो प्राइस की सपोर्ट या रेजिस्टेंस रेंज रहती है। ठीक है। अब इस प्राइस को कैसे समझा जाए, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए कि प्रीवियस रेंज क्या है। प्रीवियस रेंज को बहुत ध्यान से एक बार मैं आपको समझाऊं। देखिए, इस तरीके से अगर मैं एक पाथ बनाऊं प्राइस का, ठीक है, ये ये एक डाउन ट्रेंड का प्राइस है। आपको सीधा दिख रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड का प्राइस है ना। क्या है, प्राइस एक लो लगा रहा है, दूसरा लो लगा रहा है, तीसरा लो लगा रहा है, चौथा लगा रहा है, पांचवा लगा रहा है। एक ये डाउन ट्रेंड का प्राइस। अब इस डाउन ट्रेंड के प्राइस में अगर आप गौर करें तो प्राइस ने जब पहली गिरावट की और चल के गया तो इस जगह के आसपास से कहीं एक दूसरी बिकवाली उठाई और जहां से प्राइस ने एक दूसरे नए लो लगा दिए। मतलब सबसे ज्यादा सेलर्स किस रेंज में रहे होंगे, इस रेंज में। दूसरी बार जब प्राइस ऊपर गया तो ऊपर जाते समय इस हाई, इस रेंज में जहां प्रीवियस सेलर मैक्सिमम क्वांटिटी में अपनी क्वांटिटी को शॉर्ट करके एक नया लो लगा दिए, अब उन सेलर्स के पास प्राइस गया ही नहीं, उसके पहले एक नई रेंज से सप्लाई उठाई गई है और उस रेंज से एक नया लो लगाया गया। तीसरी बार जब प्राइस गया तो इस सेलर एरिया में नहीं गया, इस सेलर एरिया के पहले ही प्राइस ने गिरावट की। ठीक है। चौथी बार जब प्राइस गिरा तो इस सेलर एरिया के पास भी नहीं पहुंचा, इस सेलर एरिया के पहले एक नया सेलर एरिया क्रिएट कर दिया गया। मतलब एक डाउन ट्रेंड में एक, दो, तीन, चार सेलर एरिया आपको फाइंड आउट होते हैं। इसका मतलब है प्राइस जब भी यहां से कन्वर्जन करेगा इस रेंज से, इस रेंज से, इस रेंज से या इस रेंज से, इसमें से चार ये रेजिस्टेंस एरिया है, इनमें से किसी भी एरिया से वो ट्रिगर कर सकती है सप्लाई और दोबारा लो लग सकता है, या तो यहां से या यहां से या यहां से या यहां से। तो ये कैसे पहचाने कि प्राइस किस रेंज से गिरेगा, है ना, ये पहचानना बहुत जरूरी है कि किस रेंज से वो सप्लाई ट्रिगर होगी और मोमेंटम दोबारा डाउनवर्ड्स हो सकता है। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो एक इसका एग्जांपल हम लोग अभी बैंक निफ्टी के प्राइस में देखते हैं। देखिए, यहां पे हम लोग एक डाउन ट्रेंड से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। यहां से एक डाउन ट्रेंड, ये लोअर साइड आपको मिला, एक मोमेंटम, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाते समय इस सेलर एरिया की रेंज से ये सप्लाई उठाया और दोबारा गिरा। गिरने में देखिए ये लो हर बार ब्रेक नहीं हो रहा है, ये प्राइस इसी रेंज में रहा और बार बार यहीं से सप्लाई उठा रहा है। ठीक है। जब ये लो ब्रेक हुए तो प्राइस ने मोमेंटम दिया, तीसरी बार सप्लाई इस रेंज से ना उठाकर इसी रेंज से उठा ली गई। ठीक है। अब प्राइस ने जब दोबारा डाउनवर्ड्स मोमेंटम किया तो अब प्राइस हायर साइड मोमेंटम कर रहा है, तो इसके लिए एक सेलर एरिया ये है, दूसरा सेलर एरिया की रेजिस्टेंस के ऊपर का ये पूरा रेंज, ये दूसरा सेलर एरिया है। ठीक है। तो तीन सप्लाई जोन आपको मिल गए हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो प्राइस किसी भी एक पॉइंट से ट्रिगर करेगा, या तो इस रेंज से गिरावट हो सकती है, या इस रेंज से, या इस रेंज से। मैं आपको एक बात बोलता हूं, प्राइस जब भी कॉन्सिक्यूटिव तीन स्विंग लो लगाया करे ना, कॉन्सिक्यूटिव तीन, एक, दो, तीन, और लगातार दो स्विंग हाई, कॉन्सिक्यूटिव तीन स्विंग हाई लग गए, तो
तो इनमें से लास्ट के 2 स्विंग हाई अगर ब्रेक हो जाए तो तीसरे ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती, फिर यहां से कोई सेलिंग ट्रिगर होने की संभावना बहुत कम हो जाती, क्योंकि जो बायर पिछले 2 सेलर्स को इतना अच्छे से रिस्पेक्ट तरीके से ब्रेक करके ऊपर आया हो तो तीसरे सेलर्स भी उसको बहुत ज़्यादा देर रोक नहीं सकते, है ना। ये रेजिस्टेंस शिफ्टिंग में भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम से लोअर डायरेक्शन मोमेंटम की तरफ बढ़ता है तो सेलिंग ट्रिगर होती है। मैक्स सेलिंग उसके पीक पर ट्रिगर होती है जब प्राइस अपने हाई से सप्लाई उठाने जाए। जैसे प्राइस ने गिरावट से पहले एम फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं बनाया कि प्राइस गया और इस हाई से पहले गिर गया, नहीं, प्राइस आप देखिए इस हाई के अबव से सेलिंग उठाकर गिरा है। और किसी भी प्रीवियस सपोर्ट एरिया की या रेजिस्टेंस एरिया की, जैसे ये सारे सेलिंग एरिया है, इन साले सभी के सभी सेलिंग एरियाज में अगर एक भी सप्लाई ट्रिगर कर दी गई तो दूसरी बार उसका ब्रेक होना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, इस चीज को कैसे समझा जाए जरा मैं आपको समझाऊं। ये एक डाउन ट्रेंड का प्राइस हुआ, ठीक है। अब ये एक सप्लाई एरिया हुआ, दूसरा सप्लाई एरिया इसके ऊपर हुआ। तो अगर प्राइस एक बार इसको टेस्ट करके गिर जाए, कि प्राइस क्या करे, इसको टेस्ट करे और गिर जाए, ठीक है, और गिरने के बाद अब जब प्राइस दोबारा लौट कर इस रेंज को जाएगा ना, तो इस रेंज की सेलिंग एक बार टेस्ट होने से खत्म हो चुकी है, इसका इंपैक्ट नहीं होगा। तभी आप पढ़ते हैं कि प्राइस लोअर लोस के फॉर्मेशन में डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। डब्ल्यू पैटर्न का मतलब क्या है, आपने अपने लास्ट सेलिंग एरिया की जो सप्लाई थी उसको एक बार ट्रिगर कर लिया है, वहां से सेलिंग ऑर्डर उठाकर एक लो भी लग गया, अब लोअर लेवल से बाइंग उठाकर आप उस सप्लाई एरिया को ब्रेक करने आए हैं। बात क्लियर हुआ। जैसे यहां पर अगर अभी आप गौर करें तो हम लोगों ने क्या किया, लास्ट सेलिंग एरिया कौन सा है, बहुत ध्यान से समझिए, ये प्राइजेक्शन के कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है थोड़ा लेंदी लगे, जिन लोगों को बाजार में समय हुआ होगा उनको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। और एक बार अगर आपकी चीजें ये क्लियर होने लगी, मैं कोशिश करूंगा कि इन कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार रिपीट किया जाए, जिससे जो भी आपको मैं सिखा रहा हूं उन चीजों पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी। देखिए मेरे सिखाने मात्र से काम नहीं चलेगा, लाइव मार्केट में जाकर जब आप इन चीजों को ट्रेड करेंगे, लाइव पोजीशंस में एग्जीक्यूशन में लेकर आएंगे, उस पर वर्क करेंगे, तब आपको इससे कहीं बहुत बड़े बेनिफिट होंगे। आप सोचिए कि मेरा आज सिखाने से कल से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आनी है, तो ये भी पूरी तरीके से गलत बात है। सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बड़ी क्वांटिटी को ट्रेड कीजिएगा, पहले छोटी क्वांटिटी को ट्रेड करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए प्राइस ये डाउनफॉल में है, अब ये डाउनफॉल के प्राइस ने यहाँ पे जितनी गिरावट की तो लास्ट सप्लाई एरिया ये रेंज रही, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, हायर साइड मोमेंटम किया, तो ये जो सप्लाई एरिया है इस सप्लाई एरिया को एक बार ट्रिगर किया और प्राइस ने डाउनवर्ड्स मोमेंटम किया। अब लोअर लेवल से दोबारा प्राइस चल के गया और इसी हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है अब ये सप्लाई एरिया वीक हो गया है, ये जो सप्लाई एरिया है अब ये वीक हो गया है। अब ये सप्लाई एरिया अगर वीक है तो इसके टॉप से सेलिंग उठ सकती है। क्या, पहला पॉइंट ध्यान रखिए, कहां कहां ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा, इसके टॉप से सेलिंग उठ सकती है। दूसरा, अब जब ये ब्रेकआउट हो गया तो ये जो एम फॉर्मेशन बनेगा तो इस रेंज से बन सकता है, अगर ये हाई ब्रेक हुए तो इसके टॉप से सेलिंग उठ सकती है। अगर इस टॉप से नहीं उठी तो अगला सप्लाई रेंज क्या है बताइए, अगला सप्लाई रेंज ये 52,000 51,900 से लेके 52,300 400 की रेंज, ये सप्लाई रेंज है, ठीक है। तो अगर यहां से सप्लाई नहीं उठी तो प्राइस इस पीक को टच कर सकता है। इस पीक पे जाने के बाद ये 400-500 पॉइंट का एक गैप है जिसको एफवीजी फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ये कवर होगा। ये कवर होने के बाद इस रेंज से दोबारा सप्लाई उठ सकती है, फिर प्राइस डाउनवर्ड्स मोमेंटम कर सकता है। तो हम लोग हैं सेल ऑन राइज के मार्केट में, लेकिन सेल ऑन राइज में 2 पार्ट आ रहे हैं, एक सेल ऑन के बाद राइज। तो ये राइजिंग की कंडीशन जो है कि प्राइस कितना राइज कर सकता है वो हमको सप्लाई एरिया से समझ आता है। इसी तरीके से जब अप ट्रेंड का प्राइस होगा ना तो ये हमको डिमांड एरिया से समझ आएगा कि हर डिमांड एरिया कितना इंपॉर्टेंट है। प्राइस जब भी डिप लेगा तो वहां से डिमांड उठाता ही उठाता है। जैसे अगर अभी आप रिसेंट प्राइस को देखें तो हम लोग एक इक्विटी की खरीदारी कर रहे हैं, बंधन बैंक, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। बंधन बैंक की जब हम लोग खरीदारी बाइंग प्लान कर रहे थे तो बंधन बैंक की बाइंग प्लान करने में जो उसके डाउनवर्ड्स के प्राइस हैं, जैसे मैं आपको बंधन बैंक का चार्ट दिखाऊं, बहुत अच्छे से चीजों को सीखे, है ना। ये बंधन बैंक का प्राइस है, आप लोग भी खरीद ही सकते हैं सर, लगातार आप देख रहे हैं ये अप ट्रेंड। अब इस अप ट्रेंड में अगर आप गौर करें तो लास्ट डिमांड एरिया का मतलब क्या है, प्राइस जब ये चल कर गया तो चलने के समय ये जो गैप था, ठीक है, ये पूरा गैप इसका क्या है, लास्ट डिमांड एरिया है। तो प्राइस देखिए गिरते हुए आया, इसके बीच में कोई भी गैप दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, कोई भी ऐसी जगह जहां से डिमांड उठी हो बहुत बड़ी नहीं, इसी बॉटम से उठी, इसके बीच में कोई भी पुल बैक नहीं है और सीधा प्राइस एक
टॉप लगाने चला गया। तो प्राइस में जब सप्लाई आई तो किसी जगह बायर्स जो है प्राइस को रोक नहीं पाए, वो अपनी रेंज में डिमांड एरिया में आकर ही डिमांड क्रिएट किया और अब जाकर प्राइस दोबारा 210 ट्रेड कर रहा है। ये कहां से लौट कर गया? 190 से। क्यों? इसके पहले कहीं से क्यों नहीं लौट पाए? उसके पीछे का कारण क्योंकि आपका डिमांड एरिया ही ये रेंज है। इसके बाद आपने कोई डिमांड एरिया क्रिएट किया ही नहीं। इसीलिए जब भी प्राइस एक सीधी रेखा में मतलब 90 डिग्री के एंगल में मोमेंटम कर रहा हो तो उस समय अगर बीच में कहीं भी डिमांड एरिया बनते हुए प्राइस नहीं बढ़ा, अब डिमांड एरिया कैसे बनते हैं बताइए? प्राइस चला, पुल बैक किया, फिर चल के गया, तो ये जो रेंज बन गई ना जहां जिसके ऊपर से प्राइस लौट गया, अब ये रेंज डिमांड एरिया है। अब प्राइस चला और चलते समय एक बार भी कहीं बीच में डिमांड क्रिएट ही नहीं किया, तो पूरी डिमांड तो लोअर लेवल पे पड़ी है। तो जब हायर लेवल से सप्लाई ट्रिगर होगी तो प्राइस तो इसी लोअर लेवल से डिमांड उठाने आएगा ना, इसके पहले तो कहीं नहीं आ सकता। बात क्लियर हुई? इसी तरीके से यहां पर देखिए बैंक निफ्टी का प्राइस, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का प्राइस। अब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? प्राइस लोअर लोस के फॉर्मेशन में ये लो लगाया, अब ये क्या किया? लास्ट सेलिंग एरिया की सप्लाई एक बार ट्रिगर करने गया। ट्रिगर करने पर अब ये लो ब्रेक हो जाने चाहिए थे, स्ट्रक्चर ब्रेक होता और एक नए लो लगा देता, लेकिन प्राइस ने दोबारा हाई की तरफ मूवमेंट किया और इसी रेंज में दोबारा आने की कोशिश किया। तो हो सकता है कि ये जो रेंज है सप्लाई की अब ये वीक हो रही हो। ये कैसे पता लगेगा? ये जो प्रीवियस सेशन के हाई है, अगर ये हाई ब्रेक होगा, अब हम देखिए प्राइस जो है धीरे धीरे सूक्ष्म होता है ना। आप लोग सोचते हैं कि प्राइस धीरे धीरे बड़ा रेंज देखना पड़ेगा, बड़ा चार्ट देखेंगे, बड़ी कैंडल, नहीं। आपने एक स्ट्रक्चर को देख लिया, स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये एक सप्लाई रेंज है। अब ये अगर सप्लाई रेंज है, इस तरीके से समझिए, ये एक सप्लाई रेंज है, ठीक है। अब प्राइस इस रेंज के अंदर आया और गिरावट करते समय नीचे तो नहीं गया, जाके ये हाई ब्रेक कर गया, मतलब ये इस स्ट्रक्चर के पीक पॉइंट तक जाना चाह रहा होगा या फिर इसके और अबव स्ट्रक्चर से सप्लाई उठाने जाना चाह रहा होगा। तो क्या इस सेल ऑन राइज के मार्केट में ये मोमेंटम हम छोड़ दें क्या? नहीं। एज अ इंट्राडे ट्रेडर ये मोमेंटम हमारे लिए बड़ा मोमेंटम है कि अगर 51,000 ब्रेक हो जाए तो 51,000 से 51,300 तक का ये मोमेंटम हमको 300 पॉइंट का इंट्राडे में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको आप सिर्फ स्ट्रक्चर की मार्किंग से ट्रेड कर सकते हैं, किसी आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, सिर्फ आप सप्लाई एरिया की रेंज को मार्क कीजिए। हाई ब्रेक बाई बोलते हैं ना इसको, HBB, कि एक बार हाई निकला तो समझ आ गया कि प्राइस इस रेंज के अबव प्राइस से सप्लाई उठाने जा रहा होगा। यहां तो इनफ सेलर नहीं है। इनफ सेलर ना होने का मतलब क्या है कि लिक्विडिटी उतनी सेलर्स के पास नहीं है, इतने बड़े सेलिंग ऑर्डर इस रेंज में नहीं है, तो हायर प्राइस पे शॉर्ट करना चाह रहे होंगे, तभी तो यहाँ नहीं इतनी एग्रेसिवली बेच रहे हैं। अगर सेलर चाहते यहां पर एग्रेसिव ऑर्डर प्लेस करना तो उन्होंने यहां पर किए हुए हैं। देखिए पहली बार प्राइस आया तो पूरी इनकी सप्लाई काट के चला गया, तो इस रेंज में जो सेलिंग ऑर्डर है वो ब्रेक हो गए। अब हायर अब प्राइस के सप्लाई ऑर्डर जहां पे मिलेंगे इस रेंज में वहां से प्राइस दोबारा ट्रिगर करेगा सप्लाई और बहुत तेजी से डाउनफॉल कर सकता है। तो हम लोग सेल ऑन राइज के मार्केट में राइजिंग किस स्तर तक हो सकती है, ये कई लोगों को डाउट था, इस वजह से ये सेशन मुझे करना पड़ रहा है कि जब प्राइस इस रेंज में है तो हम लोग सिर्फ सेल ऑन राइज को ट्रेड कर रहे हैं। क्या कोई तरीका नहीं है कि इस सेल ऑन राइज में जब भी राइज होगा तब सेल तो करेंगे, वन टाइम वन माइंडसेट, ठीक है, लेकिन जो ट्रेडर्स का स्किल बहुत शार्प है तो वो इस राइज को भी ट्रेड कर पाए, ये जो राइजिंग कंडीशन है इसको भी ट्रेड कर पाए। इसके लिए क्या है? इसके लिए ये जो सप्लाई एरिया है इसके जितनी बार हाई निकलेंगे वो रेंज आपको मिलेगी और हायर प्राइस पहुंचते ही जैसे ही प्राइस नेक्स्ट सप्लाई एरिया को ट्रिगर करे वहां पर शॉर्ट कीजिए, इंस्टेंट टारगेट आपको मिलता है। ध्यान रखिए सप्लाई एरिया से टारगेट मिलते ही मिलते हैं और उस रिवर्सल को जो ये रिट्रेसमेंट चला है उसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए सप्लाई एरिया पहली बार जब भी टच होता है ना, जैसे ये एरिया फर्स्ट टाइम टच किया गया तो आप देखिए 50-800 का प्राइस जो लो लगाने आया 49,700, पूरा 1,100-1,100 पॉइंट का मूवमेंट है और डायरेक्शन वन साइडेड ट्रेड रही है, ठीक है। अब दूसरी बार जब प्राइस गया है तो इसी हाई के ऊपर जैसे ही जाने की कोशिश किया तो देखिए 51,000 से जो लो लगाकर आया 50,300, तो ये सेलिंग एरिया तो बड़ा ही, इसमें नो डाउट, लेकिन ये परफॉर्म कब करेगा? अब ये हाई निकलने से पहले अगर आज के डे लो ब्रेक हो जाए, ये जो आज गैप अप हुआ ना प्राइस, ये गैप फिल होने लगे तो समझिए दोबारा मोमेंटम आएगा, ये लो ब्रेक होंगे, फिर प्राइस नीचे आएगा। अब समझ लीजिए जैसे ही प्राइस नीचे आया अब ये एरिया फ्रेश सेलिंग एरिया होगा, जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड आकर ऊपर आएगा तो यहां से दोबारा इतनी बड़ी सप्लाई आने की चांसेस है, इसको मार्क करके रखना होगा हमेशा के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपने सप्लाई, आपको लगता है कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मात्र से आपका काम चलेगा, नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी एक लाइन नहीं होती है, ध्यान रखिए। कई लोग रेजिस्टेंस को मार्क किया, यहां से लाइन उठाया, ये हॉरिजॉन्टल ले उठाया, इस तरीके से मार्क कर दिया कि ये रेजिस्टेंस एरिया, हॉरिजॉन्टल ले उठाया, इस तरीके से मार्क कर दिया ये सपोर्ट। अरे नहीं सर, प्राइस कभी भी एक सर्टेन एरिया का रेजिस्टेंस या सर्टेन एरिया का
सपोर्ट होता है। प्राइस कभी भी एक सर्टन पॉइंट का रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं होता है। आप कहिए कि 586 पे रेजिस्टेंस है, 49,725 पे सपोर्ट है, नहीं, ये पूरा एक रेंज रेजिस्टेंस है, ये पूरा एक रेंज सपोर्ट है। ये बात ध्यान रखिए हमेशा के लिए, ठीक है। तो हमको रेजिस्टेंस एरिया फाइंड आउट करना है, सपोर्ट एरिया फाइंड आउट करना है। अब वहां से कोई, अब आपको यही समझ आएगा कि इंडिविजुअल कैंडल्स के जो फॉर्मेशन आपको पढ़ाए जाते हैं, डोजी के लो ब्रेक, है ना, प्राइस में बियरिश इंगल्फिंग की, एक ग्रीन कैंडल को बॉडी साइज ने कवर कर लिया, नेट बाइंग से नेट सेलिंग को काट दिया गया। अब ये इंडिविजुअल कैंडलस्टिक्स कब काम आते हैं? जब प्राइस एक रेजिस्टेंस रेंज में पहुंचा, अब यहां पे एक डोजी बने, उसके लो ब्रेक हो जाए, तो मतलब सप्लाई ट्रिगर हो रही है, आप डे हाई का एसएल डालिए, इस डोजी के हाई का एसएल डालिए, शॉर्ट कर दीजिए। अभी जैसे रिसेंटली अब ये पूरा है तो सप्लाई रेंज ही, अब ये सप्लाई रेंज में ये हाई ब्रेक ना हो, इस हाई ब्रेक होने से पहले पहले ये एम फॉर्मेशन की तरह प्राइस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इस हाई के ब्रेक होने से पहले ये डोजी बन गया, अब ये डोजी के लो ब्रेक हो जाए, डे हाई का स्टॉप लॉस डालिए, शॉर्ट कर दीजिए। आपके सामने ये 400, 500, 600, 800 पॉइंट के टारगेट रखे हुए, और आपका ऐसा यहां से कुछ नहीं है। अगर आप हैच कर लेते हैं तो आपका 30-40 पॉइंट भी इंट्राडे में नहीं जाने वाला, यकीन मानिए। तो पोजीशन को कैसे आप प्लान करेंगे ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। ये आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूं, कई लोगों को रहता है कि उनको चाहिए ये छोटे टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग के लिए 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, तो ये मैं धन का डीमेट यूज कर रहा हूं। आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने बताया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ओपन करना, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर्स है, ठीक है, कोई पैसा नहीं देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी सेशन के रिगार्डिंग डाउट रह गया हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, तो उसका वहां भी मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।